बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़राअत के नए एपिसोड के साथ जी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें हैं करने को आज, लेकिन सबसे बढ़कर आपके सवालात जो आते हैं उससे जो हम जो रहनुमाई हासिल करते हैं, प्लस दूसरे जो फार्मर हैं, खुसूसन कंज्यूमर हैं, वो जिस तरह से हासिल करते हैं, उनकी इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं इससे, तो उन सब लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हैं जो हमें सवालात भेजते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका आपको पता है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने सवाल दे सकते हैं, किसान मददगार की हेल्पलाइन पे आप रब्ता कर सकते हैं। जी आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी प्रोग्राम का सबसे पहले आगाज़ क्या करते हैं कि कैसे स्ट्रेटजिकली हम एक फ़ायदा ले सकते थे और हम जो हमारा थिंक टैंक है हुकूमती सतह पर, कैसे उन्होंने वो जिसे कहते हैं कि वो कश्ती में सवार नहीं हुए और वो बेनिफिट नहीं लिया। मैं अब आपको बता रहा हूँ कि किसी की गलती से या किसी की तरफ से वो गैबी मदद आई थी जो कि हमने नहीं ली। एक दफ़ा ये पहले हुआ हमारे साथ जब हमने वीट को हमारी हुकूमत ने नहीं ख़रीदा और दुनिया में उसकी कीमतें ऊपर थीं। उस टाइम हम किसानों से लेकर उसको बेच के वाला भी कमा सकते थे और अपने किसानों को भी खुश रख सकते थे। तो वो एक मौका वहाँ ज़ाया हुआ। एक मौका ये पिछले 2 हफ्ते में ज़ाया हुआ है। वो कैसे कि पड़ोसी मुल्क भारत ने एक टेंडर निकाला था जिसमें कि वो 2-2.5 लाख बल्कि इससे ज़्यादा टन्स जो यूरिया ख़रीद रहे थे, तो उस वक्त वो प्राइसेस बहुत ऊपर थी। मैंने बताया था आपको कि पाकिस्तान ने तकरीबन $358 पर टन इस साल की ख़रीदारी कर ली है। लेकिन हुआ ये, इंडिया ने अपने जो टेंडर किए वो तकरीबन $340 पे किए, यानी कि $18 वहाँ बच रहे थे उस वजह से। लेकिन एकदम डिमांड जब उनकी फुलफ़िल हुई है और उन्होंने टेंडर करने के बाद जब अवॉर्ड किया है, तो एकदम से जिसे कहते हैं ज़मीन पर आ गिरी यूरिया की मार्केट। और यूरिया की मार्केट जो थी वो तकरीबन कुछ दिनों में $300, $310, $290 इसके आसपास थी। और हमारे ब्रादर मुल्क चीन में जो यूरिया है वो उन्होंने स्टॉक्स अपने शेयर किए और उसकी जो प्राइस वो दे रहे हैं वो तकरीबन $290 से $298 पे, अभी आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो हम अगर अपना वो डॉलर जो हमने $60 यानी कि वही कीमत जो हम पिछले साल हमने $290 की थी, अगर हम वो थोड़ा सा सोचते कि यार ये अगर टेंडर निकल गया है और इस वजह से अब डिमांड कम हो गई है, तो सब जो यूरिया कंपनीज़ हैं वो या इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो नीचे आ जाएंगी और वो सस्ता देंगी। क्यों? क्योंकि एक इसमें मुल्क का भला था। एक टन के पीछे अगर हमें $60 या $50 भी अगर कम पड़ गए और बचत हो जाती, तो आप हिसाब लगाएं कि अगर हमने 2 लाख टन अगर इस्तेमाल लेके आना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तकरीबन $1 करोड़ से ज़्यादा का फ़ायदा नज़र आ रहा था जो हमें मिल सकता था। लेकिन हुकूमत ने नहीं किया। अभी भी कीमतें नीचे हैं। अभी भी हुकूमत अगर वो अपना टेंडर कैंसिल कर दे और दोबारा से उसको रीनिगोशिएट कर ले इवन, तो मेरे ख्याल से इस पे किसानों पे बहुत बड़ी एक जो ना एक उनके ऊपर एहसान होगा हुकूमत का। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये जो अगला फसलों का आ रहा है सीज़न, इसमें फिर डिमांड हॉट होगी। अभी यूरोपियन मार्केट्स के अंदर, ब्राज़ील के अंदर, यूएस के अंदर उनकी रिपोर्ट भी आ रही है। हमने ये देखा है कि आने वाली जो फसल है उसमें इसका एक लार्जर इम्पैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सबसे महंगी चीज़ जो होती है जो कि रबी के अंदर आती है वो आती है फर्टिलाइज़र की कॉस्ट। तो अगर फर्टिलाइज़र हम सस्ता कर लें या अभी मौजूदा कीमत पे रख सकें, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी एक खिदमत होगी। इसके साथ साथ ये भी जहन में रखिए कि दुनिया में इस टाइम एग्री कमोडिटीज़ की कीमतें जो सी हैं वो रिलेट करती हैं किसके साथ? वो रिलेट कर रही हैं ऑयल के साथ। ऑयल नीचे गिरा हुआ है, उस वजह से हुआ ये कि आपकी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे गिरना शुरू हो गई। अब उसमें देखते हुए ये कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। ये एक ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें कि 2 किस्म की स्टॉक आपको नज़र आ रही होंगी। तो बहुत सारा ये इस टाइम सिचुएशन ये बनी हुई है कि कैरी फॉरवर्ड वो कर रहे हैं। इन्वर्टर स्टॉक्स जो उनसे इन्वर्ट हुए हैं उनमें आप देखें तो वो कम हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। तो दुनिया में अभी एग्री कमोडिटीज़ की प्राइसेस नीचे जा रही हैं। अब हुकूमत को ये बड़ा सोच समझ के फैसला करना होगा। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है जो हमारी भी सिचुएशन है, जो हमने इंपोर्ट्स करने हैं वो इंपोर्ट्स उस तरह से करें जिस तरह से कि हमारे लिए वो यूज़फुल हो।
लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो जब हमने कॉटन की बात की थी तो इस टाइम जितनी भी हमारी टेक्सटाइल मिल्स हैं उनके लिए दर्द सर बना हुआ था कि यार कब कितनी हमारी पैदावार आ रही है और कितना हम लेके जाएंगे आगे। उसी तरह से ही अब ये बाकी चीज़ों के अंदर भी ये चीज़ें करनी होंगी हमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से पॉइंट था, वैलिड पॉइंट है कि बराए मेहरबानी अपने टेंडर को कैंसिल करें, रीनिगोशिएट करें, सस्ती खादें मुल्क में लेके आएँ ताकि किसानों का भला हो, वरना ये अपॉर्चुनिटी भी मिस दोबारा हो रही है। फिर कम से कम हुकूमती सतह के ऊपर इस चीज़ के ऊपर बेहतरीन तरीके से काम होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए जिसमें पहले हुआ है। तो ये एक मेरे ख्याल से एक मौका अल्लाह ताला ने दिया है कि किसानों की जो माल है उनकी जेब में जो हाथ डाला जा रहा है उसको रोका जाए, उसको खाली उस हाथ को निकाला जाए और मेरे ख्याल से उन पे कम से कम बोझ जो है वो लादा जाए। क्यों? क्योंकि इस मुल्क के जितने किसान हैं उन्होंने क्या किया है, पिछले 2 साल से आपकी एक्सपोर्ट्स के अंदर जान पैदा की है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आपसे दरख्वास्त इसी चीज़ के ऊपर करनी थी कि ये आप देख लें क्या हो रहा है। अब मैं आता हूँ 2 इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स के ऊपर जो पाकिस्तान के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक क्रॉप उसमें पहले बात करते हैं जो मेरी अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े फार्मर हैं, हमारे दोस्त हैं सिंध में, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया मुझे। और पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। प्याज इस टाइम मार्केट में प्याज जो है 150 रुपये किलो से ऊपर चला गया है और प्याज की क्वालिटी भी बहुत बुरी आ रही है। और इसके साथ साथ अभी रिपोर्ट हुई है कि इम्पोर्टर जो है वो चमन के बॉर्डर के थ्रू अफ़गानिस्तान से जो प्याज आ रहा है उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं और अगले के इसके ऊपर जाएगा प्राइस। लेकिन हमारा अपना प्याज जो है उसमें एक दर्द-ए-सर बनने वाला है, लेकिन उससे पहले जो पिछले साल जो छक्के लगे हैं उसे कहते हैं विंडफॉल प्रॉफिट्स जो मिले हैं वहाँ पे, ठीक है। इतना पिछले साल प्याज में कमाई हुई है। लोकल डोमेस्टिक मार्केट में बहुत महंगा हो गया था लेकिन उससे पाकिस्तान ने कमाया भी बहुत है। कितना कमाया ज़रा अंदाज़ा करें कि पहले हमारा कोई तकरीबन 10 से 15 करोड़ डॉलर का हम प्याज बैरून मुल्क भेजते थे इस मुल्क से, और सिंध नंबर 1 होता था प्याज की पैदावार में, सिंध। उसके मुकाबले में पिछले साल हमने तकरीबन कोई 25 करोड़ यानी कि तकरीबन आप देख लें कि 70% ज़्यादा हमने पैसा कमा दिया उससे। और उस वजह से हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट होता है उसमें बड़ी कमी आने का एक ज़रिया प्याज भी था। लेकिन अभी सिचुएशन ये आई है जो कि 90% वो कह रहे हैं कि जो सीड हमें मिला है इस साल, क्योंकि पिछले साल प्रॉफिट बहुत हुए थे, इस दफ़ा बहुत सारे लोगों ने कहा जी हम प्याज लगाएंगे क्योंकि पिछली दफ़ा बहुत लोगों ने कमाए हैं पैसे तो इस दफ़ा हम भी कमाते हैं। उस वजह से वही हुआ जो तिल में हुआ कि अच्छा बीज नहीं दे सके। उस वजह से 90% वो कह रहे हैं कि जो लोकल बीज डोमेस्टिक यूज़ किया है वो फेल हो गया है। तो ये सिंध से ख़बरें अच्छी नहीं आ रही। इसमें ये होगा कि अनफॉर्चुनेटली खुदा न खास्ता ये अब किसानों के ऊपर आएगा और फिर हमारा ज़र मुबादला के जो ज़रिया है वो एक हम मिस कर देंगे। तो ये वो प्लानिंग नहीं है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, उतना सीड फराहम नहीं हम करते जितनी की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी प्लानिंग नहीं थी। तो इस पे सोचने की बात है कि ये क्यों हुआ है। दूसरा आते हैं जी चावल के ऊपर। चावल पे भी ये मसला आ रहा है, सिचुएशन अलार्मिंग होती जा रही है। इंडिया ने अपना बैन हटा दिया है। उसने कहा जी पाकिस्तान ने जो मार्केट ली थी वो अब हम वापस लेंगे उससे। एक तो उनकी प्राइस थोड़ी कम है लेकिन उसके मुकाबले में अगर देखें इंटरनेशनल प्राइसेस, ये भी ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा कि वो अब नीचे आनी शुरू हो गई हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया ने बैन अपना हटा दिया तो ज़ाहिर है कि वो अब हमसे हम 5% ब्रोकन राइस डालते हैं या 2% डालते हैं, वो 1% डालते हैं। उनकी स्टैंडर्डाइजेशन हमसे बेहतर उनकी रिजल्ट है, उनकी प्रोडक्ट की कीमत हमसे कम पिक दे रही हैं। तो अब इस पर बड़ा ही जो टारगेट जो उनसे है ना वो किया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली हमें ये रिपोर्ट कर आ रही हैं कि जो नई वैराइटीज़ आई थी उनमें ख़ुसूसन जो वैराइटीज़ जो कि भी ताज़ा आई हैं उनके इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं आए। हमारा जो एस्टिमेटेड था, यानी कि कहा यह गया था कि 70-80 मन उस वैरायटी से आएगा, जो हुकूमती सतह पर बातें की गई और ये ज़बरदस्त वैरायटी लोकल हमने बनाई है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर हुआ ये है कि हमारा तकरीबन 20-25 मन के ऊपर उसकी वैरायटी की रिपोर्ट हो रही है जब हमने उसको कमर्शियल किया है। तो ये इस चीज़ की मुँह बोलता सबूत है कि रिसर्च वालों ने ठीक तरह काम नहीं किया था
और ये अब प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब चावल के ऊपर मेरे ख्याल से हमारे लिए वो पिछले साल वाली सिचुएशन नहीं है, पहले भी बात करते रहे हैं, इसका काउंटर करना पड़ेगा और चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी। उस सिलसिले में अब एक तरीका ये हो सकता है जिसमें कि कॉन्केव एग्री, किसान मददगार एक नई सर्विस लेके आया है आपके लिए, ख़ुसूसन सिंध के किसानों के लिए से शुरू कर रहे हैं, फिर पंजाब में आ जाएंगे। और वो है सर्विस किस चीज़ की? वो सर्विस है जनाब कि आपकी फसल की जो ज़ाया होती है, ये मैंने पिछले प्रोग्राम में बात की थी और इस दफ़ा फिर दोबारा, कि उसको अगर आपने अपनी पैदावार जो 10% के करीब ज़ाया हो जाती है, यानी कि आपकी जो पराली है वो भी बचे, आप उसका इस्तेमाल कर सकें। वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, लेकिन इस पे आते हैं। लेकिन इस पे ये है कि आपका कम से कम जो पैदावार है वो मज़ीद ज़ाया ना हो, आप उससे ज़्यादा दाने जो उनसे हैं वो आपके बच सकें। उसको हम तकरीबन 10% अभी तक ज़ाया होती है, मशीनी जो कटाई होती है उस पर हम उससे 3% मैक्सिमम लेके आ रहे हैं, इससे भी कम। तो एक आपको उतने ही पैसों में तकरीबन ये आपको कोई 14,000 के करीब फ़ी एकड़ हम चार्ज करेंगे। इसमें हमारे पार्टनर जो हैं वो फार्म डायनेमिक्स हैं, हम उनके साथ मिलकर ये सर्विस लेके आ रहे हैं। और इस सर्विस से फ़ायदा ये होगा कि आपकी ज़मीन को 2 फ़ायदे हैं। वो 2 फ़ायदे कौन से हैं? एक फ़ायदा, फसल की आपकी कटाई जल्दी हो जाएगी। नंबर 2, आपके जो फूड वेस्टेज है या क्रॉप वेस्टेज है वो हम 3% से भी कम लेके आ रहे हैं। तीसरा, आपकी कॉस्ट में कम हो रहा है। चौथे नंबर के ऊपर उसकी मल्चिंग भी कर देंगे, यानी कि जो आपने गंदम लगानी है आगे ज़मीन में, जिसे आप कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक मैटर, कि आपके ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाने के लिए मल्चिंग की जो है, तो मल्च भी कर देंगे, आपको मल्चर साथ लगा होगा ताकि आप उसको सीधा ड्रिल करें और आपकी गंदम में अगली दफ़ा कि उसके अंदर आपकी ऑर्गेनिक मैटर बेहतर होगा, तो आपका खादों का इस्तेमाल कम हो जाएगा। यानी कि कुदरती खादों का जो तरीका है उसको प्रमोट करेंगे। हम USDA के प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। उसके अंदर हम किसानों को इस बारे में आगाह कर रहे हैं कि ये जो फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हैं, केमिकल खादें यूज़ करते हैं, इससे हमारी ज़मीनें जो उनसी हैं वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जो है वो आपका ख़र्चा भी आता है। इसके साथ साथ ज़मीनों की अपनी ऑर्गेनिक मैटर कम से कम हो रहा है। DAP आपकी ज़मीनों को मज़ीद एल्कलाइन कर रही है, यानी कि वो आपकी ज़मीनों की जो कुव्वत है उसको कम कर रही है। उसका जो कुदरती हल है उसके ऊपर हम आपको लेके आ रहे हैं और वो आपको फ़ायदा इसके ऊपर आपको मिलेगा। तो इस बारे में मैंने कहा कि आपको बताएं कि ये सर्विस अवेलेबल है। अगर कोई बड़े फार्मर या ग्रुप्स में हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप ज़रूर रब्ता करें। ये मशीन अवेलेबल है। ये मशीनें आपको, जॉन डियर की मशीन आपके पास आएगी। आपके लिए बेहतरीन ये तरीका है कि आप अपनी जो नुकसानात हैं उससे कम हों, आपको बेहतरीन फसल मिले और ताकि आप आने वाली फसलों के लिए भी, यानी कि आपके ज़मीन की जो ज़रूरियात हैं, जो उसकी सेहत है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो हम पूरी कर सकें। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो इंशाअल्लाह ये सर्विस आपके लिए ऑन कर दी गई है, आप इस पर हमसे रब्ता करके ले सकते हैं। अब एक चीज़ और जिस पर आते हैं, और वो पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है अभी, कि वो इसमें मैं दाद दूंगा। एक हमारे दोस्त हैं पड़ोसी मुल्क इंडिया में, उन्होंने एक सर्विस शुरू की और पंजाब, आपको पता है पाकिस्तानी पंजाब और इंडिया के पंजाब के अंदर तकरीबन सॉइल का कंपोनेंट्स एक जैसे हैं। उन्होंने एक वहाँ पे बायोगैस का एक सिस्टम शुरू किया और बड़ा ही ज़बरदस्त सिस्टम शुरू किया। और मेरे ख्याल से वो अनकरीब 2 पाकिस्तानी कंपनियां भी उसमें इंटरेस्ट ले रही हैं और वो लेके आ रही हैं, पाकिस्तान में लाना चाहती हैं। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने किया ये है जनाब कि एक नया सिस्टम लाए हैं जिसको कि उन्होंने कहा कि बायोगैस या बायोफ्यूल बनाने का। और ये बात हम भी करते हैं कि जी आप गोबर से 2-4 जानवर अगर आपके पास हों तो आप उससे अपनी ज़रूरत का ईंधन भी बनाएं, इसके साथ साथ आपकी पानी की कमी भी कम हो, इसके साथ साथ आपकी ज़मीन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो। इसके अलावा इसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, उसको भी आप रिड्यूस करें, उसको भी कंट्रोल करें। उस सिलसिले में उनके साथ हम अपना ताउन कॉन्केव एग्री से भी हमारी उनसे बात हुई है और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में भी अगर आती है ये सर्विस तो हम इसको लेके आएंगे। लेकिन इसके अंदर मॉडल क्या है? मॉडल बड़ा सिंपल है जी। मॉडल में आज के मुतालिक आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि पाकिस्तानी कंपनियाँ अगर इसके ऊपर काम करना चाह रही हैं तो वो भी इसके ऊपर काम कर सकती हैं। वो कैसे कर सकती हैं
उसके बड़ा सिंपल आपको अर्ज ये किया है कि हम इसमें अगर देखें तो उन्होंने ये इंडिया में 15 महीने के अंदर तकरीबन उन्होंने 6000 से ज़्यादा फार्मर्स को ये Systema.bio के नाम से पंजाब में उन्होंने ये उनको दिया है। वो क्या कर रहा है, ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त उनका है। उसमें जो गैस आपको पता है हमारे पास होती नहीं है, हमारे मुल्क में बड़ा मसला है, तो कुकिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्लांट के थ्रू बिजली बनाई जा सकती है, इससे फर्टिलाइजेशन की जा सकती है, यानी कि खादें बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा बायोगैस को यूज़ करते हुए उन्होंने कहा जी कि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन और इसके ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनके ऊपर भी इस पर काबू किया जा सकता है। तो बड़ा ही सिंपल उन्होंने एक फार्मूला इसके ऊपर लगाया। उन्होंने ये किया जी कि उन्होंने ये कहा कि ये जो उन्होंने इस्तेमाल किया था वो जहाँ जहाँ पे आपको पता है हमारे मुल्क में भी किसानों के पास 2-3 जानवर 4 जानवर हर जगह पे होते हैं। इसमें जो बड़ी कंपनियां हैं वो वहाँ पे जो मिल्क कलेक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पे इसको उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। जो मिल्क कलेक्शन सेंटर है उन्होंने उसको जहाँ पे वहाँ से उनको कहा जी कि आप ये चीज़ ले लें, ये बायोगैस का जो है, और आहिस्ता आहिस्ता फार्मर उसके ऊपर लेके आए ताकि वो आपको जो सब्सिडी थी वो भी दे रही थी, वो मिल्क कलेक्शन सेंटर दे रहा था। जैसे हमारे मुल्क में बड़ी कंपनियां हैं, इसमें 4-5 कंपनियां हैं, तो वो इसमें लीड ले सकते हैं और इसको आगे लेके चल सकते हैं। तो यही चीज़ उन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी और ये मॉडल उनका जो था वो इतना सक्सेसफुल होने का तरीका जो था वो ये था कि वो तरीके से उन्होंने ये किया कि इसको उन्होंने आगे लेके गए। उन्होंने कहा जी कस्टमर एक्विजिशन किस तरह से की। उन्होंने कहा जी कस्टमर एक्विजिशन के लिए कलेक्शन सेंटर पे गए। जो कलेक्शन सेंटर का मालिक था उसने कहा कि यार ये आप बायोगैस का नया प्लांट लगाएं, इससे आपको फ़ायदा होगा, और हर फार्मर को उसके मुतालिक बताया गया और उसके फ़ायदों के मुतालिक बताया गया। इससे मैंने अभी आपके साथ ये इसकी बात की है कि ये हमारा जो कंबाइंड हार्वेस्टर हमने लॉन्च किया है, इसी तरह से हम ये भी लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं और इंशाल्लाह इसको पाकिस्तान में अगर कंपनी बना रही है तो हमसे रब्ता कर सकती है। हम उसको हेल्प करेंगे कि भाई आप बायोगैस प्लांट जो कि एफिशिएंट ज़्यादा हो उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजीज़ क्योंकि आने वाली जो हालात हैं, एक चीज़ और हुई है, हम अभी तो कह रहे हैं गंदम नहीं लगानी और इसमें राया और कैनोला के ऊपर लोग जा रहे हैं, ऑयल सीड पे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक पार्ट इसके अंदर ये है कि दुनिया में जो पाम की प्राइसेस हैं ना वो गिर गई हैं। मैंने कहा आपको पहले भी, अब पाकिस्तानी किसान के लिए क्या बनेगा। तो इसमें हुकूमती सतह पर इंडिया ने ये किया है कि 5.5% से इम्पोर्टेड जो पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर है उसकी वहाँ पे उन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी है, 5.5% से 27.5% कर दी है। क्या हमारी हुकूमत भी अपने किसानों को उनकी इस मेहनत का जो कि इस टाइम राया, कैनोला, सनफ्लावर लगाएंगे उस बारे में कुछ करेगी? तो ये सवाल हुकूमत के लिए छोड़ते जा रहा हूँ कि हमें इस चीज़ पे भी लाना पड़ेगा कि ये ना हो कि सब इस दफ़ा लगा लें सनफ्लावर या राया या कैनोला या सरसों, और एंड में क्या हो कि प्राइसेस ग्लोबली तो नीचे जा रही है क्योंकि पेट्रोल नीचे जा रहा है, गैस नीचे जा रही है, तो इसका भी इम्पेक्ट आ रहा है। तो इसके लिए हुकूमत को भी बंदोबस्त करना पड़ेगा कि ये ना हो कि इस चक्कर के अंदर हमारा अपना जो किसान जिसने गंदम छोड़ी थी तो वो कहीं ना पिट जाए और गंदम हम इंपोर्ट कर रहे हों, और इसके साथ साथ हमारा जो किसान जिसने कि दाया कैनोला लगाया होगा वो कहीं ये ना कहे कि उसके साथ फिर कोई हाथ हो गया है। तो ये कुछ सवालात आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अपने सवालों को ज़रूर भेजिए। मैंने इस दफ़ा सवालों को शामिल नहीं किया, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि थोड़ी सी आपको ये इस बारे में ज़्यादा बात कर ली जाए। तो अब आइंदा आपके सवालों के जवाब देंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट हफ्ते आपके सवाल होंगे और उनके मुफस्सिल जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।